तो ये हम्म। क्या इस किस मेथड पे मतलब किस मेथड पे काम करता है, ये एक्चुअली पूरे के पूरे एलिमेंट्स और पूरे के पूरे पार्ट को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करता है। एंड जो इक्वेशन जो कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशंस जो हम लोग लगाते हैं, वो छोटे छोटे पार्ट्स में लगा के उसको इंटीग्रेट करके पूरा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो हम्म। इस दोनों एक एनालिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल का बीच का मेथड है एफईए। हेलो एवरीवन। रिकॉर्ड तो और वेलकम बैक टू आवर चैनल। सर, जो आज के गेस्ट है, उनका जिस जिस टॉपिक पे आज वो बात करेंगे वो है काफी मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो मिस्टर दीप सपरिया के बारे में हम तो जानते ही हैं। फिर भी दीप, आप अपने बारे में बताइए व्यूअर्स को। हाँ, सो अभी मैं एज असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा हूँ। ओबन इलेक्ट्रिक व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, स्टार्टअप है बेंगलोर में। यहाँ पर मेरा 2 साल हो चुका है काम करते हुए। इससे पहले मैं मुंबई में एक स्टार्टअप कंपनी थी, विटोल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसमें भी एज एफ इंजीनियर काम किया मैं 1 ईयर के लिए। एंड ये मेरा सेकंड जॉब एक्सपीरियंस है, वो वाला मेरा फर्स्ट था। एंड बिफोर दैट मैं मास्टर खत्म किया फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद इन मशीन डिजाइन। एंड मैं बीटेक मैकेनिकल से हूँ इन गुजरात। गुजरात की एक कॉलेज है चारुसेट यूनिवर्सिटी, वहाँ से। ओके। सो आप पहले जो एफए के बारे में कोई एक लेमन टर्म्स में आप किसी किसी को बता सकते हैं जिनको कोई आइडिया नहीं है वो व्हाट इज एफए। ओके, अगर लेमन टर्म में एफईए का कुछ देखा जाए, तो हम्म। कोई भी लेटर से आपको जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर कोई भी जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं बीटेक में, सो उसका ही एक उसको मतलब सोल्व करने का एक टूल है फ्रॉम कंप्यूटर। सो ये हम्म। क्या इस किस मेथड पे मतलब किस मेथड पे काम करता है, ये एक्चुअली पूरे के पूरे एलिमेंट्स और पूरे के पूरे पार्ट को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करता है। एंड जो इक्वेशन जो कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशंस जो हम लोग लगाते हैं, वो छोटे छोटे पार्ट्स में लगा के उसको इंटीग्रेट करके पूरा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हम्म। लेटेस्ट से हम लोग कोई कैंटिलीवर बीम का कोई एग्जांपल लेके देखें, तो अगर हमको लेटेस्ट से एक फिक्स्ड एंड है और एक कैंटिलीवर वाला एंड है, लास्ट वाला। अगर वहां पर हम लोग कुछ लोड अप्लाई करते हैं या फिर कोई डिस्प्लेसमेंट देते हैं, तो उसका अगर सोम के मेथड से देखा जाए, तो उसका एक सिंपल सा इक्वेशन बनता है कि PL³/3AE। ये जो इक्वेशन है, तो वो तुम पूरे कैंटिलीवर बीम के ऊपर लगा के उसको एनालिटिकली सॉल्व कर सकते हो। बट हम्म। जब तुम सॉफ्टवेयर में सॉल्व करते हो, तब सॉफ्टवेयर जो है वो ये पूरा का पूरा जो बीम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके ये सेम इक्वेशंस छोटे सारे छोटे छोटे पार्ट्स में लगा के उसको इंटीग्रेट करके एक रिजल्ट देता है। और वो रिजल्ट जो होता है वो काफी हद तक सिमिलर रहता है अपने एनालिटिकल सॉल्यूशन से एंड एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन से इस बार। ओके। सो ये एक लेमन टर्म में देखा जाए, तो एफईए जो है वो पूरे पार्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एंड उसको सॉल्व करके एक आपको कंबाइंड मतलब एक कैटेगोरिकली कंबाइंड रिजल्ट देता है। तो हम्म। वो अपना एनालिटिकल रिजल्ट से काफी मिलता जुलता रहता है, मतलब काफी एररलेस रहता है। ओके। ओके, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। अभी एफईए का मतलब फुल टर्म बेसिकली, अगर जिसको पता नहीं है, वो होता है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। तो जैसे दीप ने कहा, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स नथिंग इट बट एलिमेंट है। फाइनाइट इज बेसिकली हम लोग एक बड़े डोमेन को फाइनाइट एलिमेंट के साइज में तोड़ रहे हैं और उस पर इक्वेशन लगा के इंटीग्रेट कर रहे हैं। बाकी सब दीप ने, और यस। ये सेम ही होता है। मतलब एफईए हम लोग जनरली स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए यूज करेंगे, स्ट्रेंथ के लिए, जैसे हम लोग सीएफडी फ्लूइड्स के लिए यूज करते हैं, या थर्मल स्ट्रेंथ या टेम्परेचर के लिए। सो मतलब एक ब्रांच आता है सीएई, कंप्यूटर एडेड, ई क्या रहता है, मैं हर बार भूल जाता इंजीनियरिंग। हूँ, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग। तो कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, उसके दो ब्रांचेस होते हैं, एफईए और हम्म। सीएफडी। एफईए स्ट्रक्चरल देखता है और सीएफडी फ्लूइड्स देखता है। सो फ्लूइड्स दीप, का। मतलब तूने जो कैंटिलीवर बीम के बारे में बोला ना, तो आई फील तू एक पेन वगैरह कुछ होगा उससे एक जस्ट एक लोगों को दिखा, क्योंकि सब लोगों को यस, समझ में नहीं आया डेफिनेटली। होगा।
हम्म, देखो दिख रहा है स्क्रीन पे। यस हाँ, यस। सो आप देखोगे कि लेटर से ये जो रेड वाला कैप है वो मेरा फिक्स्ड एंड है, उसको 1 सेकेंड है। हाँ, जो रेड वाला जो एंड है वो एक जगह पर फिक्स्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने फिक्स किया है। सिंपल एग्जांपल आप देखोगे कोई भी बीटेक स्टूडेंट्स में इनको पता होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये चीज रहती है, ठीक है। इसके इक्वेशन काफी रहते हैं, मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट लोड डालते हैं हम लोग, अदरवाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होता है। तो सारे लोड लाइक इन 1 मिनट एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरा ये जो कैंटिलीवर बीम है वो यहाँ पर फिक्स है, ठीक है। सो पॉइंट लोड माने तो वो अपनी जो एक्सिस को परपेंडिकुलर काटता है। पॉइंट लोड परपेंडिकुलर भी काट सकता है, एसेंट्रिक भी काट सकता है, एंगल पे भी काट सकता है, बट वो पॉइंट लोड होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड माने तो मैं अगर बोलूं कि ये जो अगर हम लोग शार्पनर का एग्जांपल ले और शार्पनर यहाँ पर मैं रखता हूँ इसको, तो ये क्या बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस स्पान ऑफ दिस कैंटिलीवर बीम है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो गया। कोई कोई एक लोड होता है कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। जैसे यहाँ पर एक शार्पनर है और यहाँ उसके बाजू में ही एक लेट्स से ये बॉक्स है और ये एक शार्पनर, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों कंबाइंड लोड है वैसे, बट ये जो है वो इससे भारी है। मतलब अगर आप देखो तो ओवर ओवर दिस एक्सिस यहाँ पर कम लोड था और यहाँ पर भारी लोड था, तो मतलब ऐसा करके ट्रायंगल वो बनेगा, वो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड आप बोल सकते हो, ठीक है। ये सिंपल लोड के टर्म्स है। तो अगर मैं बोलूँ सिंपल एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एट द एज में अगर इसको मैं एक पॉइंट लोड देता हूँ, यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट देता हूँ डेल्टा, तो या फिर पॉइंट लोड देता हूँ पी का। तो अगर टोटल डिफॉर्मेशन, अगर डिफॉर्मेशन बोलूँ या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलूँ, इधर जो कितना मिलेगा वो अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो पी एल क्यूब बाई 3 AE करके एक डायरेक्ट इक्वेशन है। उसको आप इंटीग्रेट भी कर सकते हो, एनालिटिकल आपको प्रूव भी कर सकते हो, बट ये सिंपल इक्वेशन है, तो शायद सबको याद होगा। तो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट लोड देता हूँ तो ये ऐसे करके बेंड होगा। तो वो जो बेंड होगा वो हम लोग एनालिटिकल सोल्व कर सकते हैं कि PL³/3 से, ठीक है। अभी इसको हमको सॉफ्टवेयर में सोल्व करना है। तो सेम चीज, अगर इसका जो पेन का डायमेंशन है लेटर से ये अगर मानो तो 8 mm का इसका 8 या 7 mm का इसका डायमीटर होगा, तो आप एक्सट्रूड कर लो, मतलब सिंपल प्रोसेस है। सॉफ्टवेयर में आप करो, यहाँ पर फिक्स बाउंड्री कंडीशन। देखिए एफईए में मेन मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन जनरली दो प्रकार की मतलब रहती है। एक अगर मैं सिंपल टर्म में बात करूं तो एक फोर्स बाउंड्री कंडीशन रहता है, एक तुम्हारा फिक्स बाउंड्री कंडीशन या फिर जो भी है जिससे तुम सपोर्ट करते हो स्ट्रक्चर को, एक वो रहता है। तो एफईए के टर्म में इसको ड्रेचलेट एंड नॉर्मन बाउंड्री कंडीशन ऐसा कुछ बोलते हैं। इसका थियरी अगर आप देखो तो मतलब एक होता है फील्ड वेरिएबल और एक होता है प्राइमरी वेरिएबल, ठीक है। तो अपने केस में अपन को फाइंड आउट करना है इसका डेल्टा। एंड जब आप इक्वेशंस को जनरली सोल्व करते हो तब आपको जो मेन चीज मिलती है वो है आपका डिफॉर्मेशन फ्रॉम एफईए, ठीक है। और उससे आप इंटीग्रेट कर करके इसके कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशन लगा लगा के आप स्ट्रेन कर सकते हो, स्ट्रेन फाइंड आउट करते हो। अब इक्विवेलेंट इलास्टिक प्लास्टिक स्ट्रेन हो गया, फिर स्ट्रेस में इलास्टिक प्लास्टिक स्ट्रेस हो गया, फिर स्ट्रेन एनर्जी, ये काफी सारे टर्म्स है। तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। बट आपका जो प्राइमरी वेरिएबल मतलब आपका जो फील्ड वेरिएबल है वो आपका डिफॉर्मेशन, सो आपको वो फाइंड आउट करना है। तो आप जनरली ये आपने मॉडल कर दिया इन सॉफ्टवेयर, उसके बाद क्या रहता है कि आपको बाउंड्री कंडीशन देनी है। बाउंड्री कंडीशन में आप यहाँ पर एनकास्ट अदरवाइज मतलब फिक्स बाउंड्री कंडीशन डालते हो। इधर से आप लेटर से 1 यूनिट लोड डाल दिया। तो एफईए क्या करेगा, एफईए का एक सबसे इंपॉर्टेंट केस है जैसे सीएफडी में भी है कि वो छोटे छोटे पार्ट को पूरे पार्ट को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करता है। तो उसको हम लोग एफईए के टर्म में मैश मैश बोलते हैं। वैसे सेम चीज सीएफडी में भी रहती है। अगर आप मैश कौन सी पसंद करते हो उसके ऊपर भी रिजल्ट्स के वेरिएशंस रहते हैं, बट इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड्स ऑन अपना प्रॉब्लम कैसा है। तो मैश काफी प्रकार के रहते हैं। अगर आप प्रॉब्लम को 2D एलिमेंट में सॉल्व करना चाहते हो तो 2D में भी कर सकते हो, 3D में करना चाहते हो 3D में भी कर सकते हो। काफी एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे टेट्राहेड्रन एलिमेंट हो गया, ब्रिक एलिमेंट हो गया, उसमें भी नोड्स काफी रहते हैं कि गोस पॉइंट्स नोड्स ऐसे सब, मतलब उसके थियरी टर्म्स है। तो
मैं इस पूरे एलिमेंट को 3D सॉलिड एलिमेंट में डिवाइड करता हूँ, ब्रिक एलिमेंट में, हेक्सागोनल एलिमेंट, आप जो भी बोलो आप इसको, ठीक है। तो इसको छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर दिया, 3D क्यूब्स में, स्क्वायर क्यूब्स आप बोल सकते हैं। तो उसके अभी हमने यहाँ पर इसका फोर्स डाला था, ये एट द एज, मतलब एट द एंड। तो वहां पर एलिमेंट का नोड रहेगा, एक अपन ने जो डिवाइड किया इस पूरे बीम को, उसमें एक नोड रहेगा। तो वो जो नोड होता है, वो नोड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके यहाँ फिक्स बाउंड्री कंडीशन तक जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। सीधा अगर लेमन टर्म में बोलूं तो जो इक्वेशन है अपने कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशन, ये सब चीजें वो इस नोड के बेसिस के थ्रू इंटीग्रेट करके एक पूरा सोल्यूशन तैयार करते हैं, और इधर अपन को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। अभी जो अपन का जो एनालिटिकल सोल्यूशन आता है एंड जो एक्सपेरिमेंटल सोल्यूशन आता है, देखिए एनालिटिकल सोल्यूशन काफी हद तक क्या बोलते हैं, कुछ एजम्पशंस लेके किए जाते हैं। जैसे सीएफडी में आप तुषार की वीडियो में देखे होंगे कि स्टॉक इक्वेशन रहता है, मेन इक्वेशन तो आपके सीएफडी में, उसमें भी काफी सारे एजम्पशंस रहते हैं कि नैवे स्टॉक इक्वेशन आया कहाँ से, उससे पहले कितने एजम्पशंस थे, उसको आपने कैंसिल आउट करके नैवे स्टॉक में आ गए, ठीक है। तो सेम चीज इसमें भी रहती है, एफईए में भी। तो अब जब एनालिटिकल सोल्यूशन करते हो काफी सारे एजम्पशंस रहते हैं, तो वो एक सोल्यूशन हो गया। दूसरा सोल्यूशन हो गया एक्सपेरिमेंटल सोल्यूशन, वो आपका फाइनल सोल्यूशन, मतलब जब आप कोई स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हो, तो सबसे जब तुमको आप जो स्ट्रक्चर को इंटीग्रेट करते हो, आप रियल लाइफ में उसको लाते हो, तो उससे पहले अपन को एक्सपेरिमेंटल सोल्यूशन करना 100% मतलब आवश्यक है, मतलब है। उससे उससे आप चूक नहीं सकते, ठीक है। तीसरा होता है इन दोनों के बीच का मेथड। अगर आप कोई चीज ऐसी है कि आप हर बार एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते हो, ठीक है। अभी ऐसा है कि मेरा कोई कंपनी है कि इसमें मैं ये सब बना रहा हूँ, ठीक है, कोई पार्ट्स बना रहा हूँ, तो अभी उसमें ट्रायल एंड एरर तो नहीं कर सकता ना, कि एक पार्ट बनाया उसका एक्सपेरिमेंट कर लिया, भाई रिजल्ट मेरे हिसाब से नहीं आए तो वो फेंक दिया, दूसरा बनाया दूसरे में भी सेम हुआ। तो इस दोनों एक एनालिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल का बीच का मेथड है एफईए। एफईए क्या करता है, एफईए क्या करता है कि जो रिजल्ट्स है एनालिटिकल सोल्यूशन, मतलब एनालिटिकल इक्वेशन ही इसमें लगते हैं एफईए में, तो वो काफी हद तक अपना एनालिटिकल सोल्यूशन से मैच खाता है, एंड एक्सपेरिमेंट से भी मैच खाएगा अगर आप ठीक से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। उसमें एक्यूरेसी भी मैटर करती है, एक्यूरेसी मैटर करती है अपनी मैशिंग साइज पे, आपने कौन से बाउंड्री कंडीशंस लिए उसके ऊपर, एंड आपने कितने मैश लिए, मतलब मैशिंग साइज हो गया, फिर मैशिंग का टाइप हो गया। जैसे अब 3D एलिमेंट में अगर हम लोग देखें, तो ब्रिक एलिमेंट अगर यूज करेंगे, 20 नोडेड ब्रिक एलिमेंट, तो उसमें सोल्व होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अ, अगर इसको मतलब 4 क्यूब में डिवाइड कर देता हूँ, तो उसके टोटल 8 नोड होंगे। अगर मैं ब्रिक एलिमेंट लेता हूँ, तो ब्रिक एलिमेंट में क्या होगा कि एक अगर मैं क्यूब लेता हूँ ऐसे करके, तो उसमें 1 2 3 ऐसे 3 नोड होंगे, मतलब एक बिटवीन बिटवीन 2 नोड देयर इज 1 नोड। तो उसमें भी टोटल शायद मैं अगर गिन पाऊँ तो टोटल 20 नोड्स होते हैं। तो आप जो इक्वेशन 8 नोड पे लगा रहे हो और आप जो 20 नोड्स पे लगा रहे हो, तो उसमें एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी, बट सामने टाइम कंजम्पशन भी ज्यादा रहेगा। तो ये डिपेंड, तो ये जो चीज रहती है वो आप एक्सपीरियंस से डिराइव कर सकते हो कि मेरे को इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में कितनी एफिशिएंसी चाहिए और कितना मेरे को टाइम लगता है। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि पहला जो शॉट मारते हैं, मतलब एफईए में जैसे ये सोल्व करना है, तो उसमें वो लोग टेट्राहेड्रल एलिमेंट यूज करते हैं, उसमें जल्दी से सोल्व हो जाता है, क्योंकि 4 नोड होते हैं उसमें टेट्राहेड्रल एलिमेंट में, और वो जल्दी से सोल्व हो जाता है। प्लस आपको बेसिक आइडिया आ जाता है कि ये मतलब मेरा जो पार्ट है वो सरवाइव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो सरवाइव कर रहा है, फिर हम उसको मैच को रीडिफाइन करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर सरवाइव नहीं कर रहा है, तो फिर रीडिफाइन करने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर थे कि एफईए एक्सपेरिमेंटल का एंड एनालिटिक का बीच का मेथड है एफईए, ठीक है। तो एफईए आपको क्लोज टू क्या बोलते हैं कि अप्रोक्सीमेट, मतलब एनालिटिक, अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम है जिसमें आप एनालिटिकली सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप एफईए यूज कर सकते हो।
एंड दूसरा, कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हो। लेटर से मैं मतलब जैसे एग्जांपल दिया कि कोई चीज डेवलप कर रहा हूँ, या फिर कोई ऐसा चीज है जिसमें मेरे को एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो वो एक्सपेरिमेंट भी हम लोग नहीं कर रहे, तभी आप एफईए कर सकते हो। मतलब आप दोनों को क्या बोलते हो कि ऑप्टिमम पॉइंट। ये, यस, ये ऑप्टिमम पॉइंट है। एंड ये अभी जो तुषार ने बोला कि सीएई जो है, सीएफडी एंड एफईए का, तो इसका पर्पस ही यही रहता है कि बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व करो, प्लस आप एक्सपेरिमेंट ना करो, वन शॉट या टू शॉट में आप एक्सपेरिमेंट करो। आफ्टर जो एफईए में अगर सर्वाइव करता है तो उसके बाद ही आप उसको प्रोडक्शनाइज करोगे प्रोडक्ट को। तो ये पूरा उसका क्रक्स है। राइट। और क्योंकि अभी मैं एक्चुअली मेरे कुछ दोस्त व्हीकल टेस्टिंग में भी है, तो मैं ये भी चीजें अभी आजकल देख रहा हूँ, क्योंकि मतलब मैं भी था, मैं खुद पहले 1.5 इयर्स बीटेक में व्हीकल टेस्टिंग के डोमेन में था। तो उस टाइम एक्चुअली क्या होने का, दो स्टेजेस रहते हैं जनरली, डिजाइन वैलिडेशन रहता है और प्रोडक्ट वैलिडेशन रहता है। डिजाइन वैलिडेशन में चेंजेस बहुत सारे होते हैं, फिर फाइनल प्रोडक्ट आता है। आजकल क्या चल रहा है, डिजाइन वैलिडेशन में एफईए सीएफडी यूज कर रहे हैं बेसिक एनालिसिस के लिए, और फाइनल स्टेज के लिए प्रोडक्ट वैलिडेशन कर रहे हैं, सो दैट प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल टाइम कम हो रहा है, पैसे बच रहे हैं बहुत ज्यादा, यस, और यस, टाइमिंग यस। भी बच रहा है। सो वो बहुत अच्छी बात है। सो जैसे दीप ने बोला, राइट, तो इसका स्कोप बहुत अच्छा है। मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे हम लोग अभी नए नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जा रहे हैं, राइट, जितना इनोवेशन हो रहा है या जितना इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, तो एफई और सीएफडी की या जो भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है कोई भी चीज हो के, उसकी डिमांड बढ़ेगी, राइट। सो इसके साथ अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि एफईए का स्कोप क्या है, एफईए कौन से फील्ड में हम लोग यूज कर सकते हैं, उसका स्कोप और करियर सो अपॉर्चुनिटीज कैसी तो जनरली लोगों को यही लगता है कि एफईए या फिर सीएफडी जो है डोमेन, वो खाली दो ही क्या बोलते हैं कि मेन फील्ड में यूज होता है, जैसे एरोस्पेस एंड ऑटोमोबाइल। लोगों को यही लगता है कि नहीं, दो में यूज होता है, बट जनरली ऐसा नहीं है। सभी जगह पर आप जहाँ जहाँ पर स्ट्रक्चर है, जहाँ जहाँ पर सॉलिड्स है एंड फ्लूइड्स है, वहां पर आप ये चीज यूज कर सकते हैं, फी एंड सीएफडी। जो पर्टिकुलर एफईए की मैं बात करूँ, तो जैसे अभी एक आध दो चीज अभी थोड़ा रैंप अप हो रहा है इंडिया में। बायोमैकेनिक्स करके एक रहता है, जिसमें हाइपर इलास्टिक टिश्यूज, मतलब लोग सिमुलेट करते हैं कि अगर अपने टिश्यूज, अपने स्किन वगैरह का सिमुलेशंस वगैरह करते हैं कि अगर हार्ट के पीछे मतलब पेसमेकर लगाया है तो उसका मतलब क्या बोले डिफॉर्मेशन रेट्स वगैरह कैसा रहता है, क्योंकि हमारे मतलब हैदराबाद में एक प्रोजेक्ट चल रहा था इसके ऊपर ही। सो ये बायोमैकेनिक्स में यूज हो सकता है। फिर अपना ऑटोमोटिव और सी एरोस्पेस तो है ही। उसके बाद हेवी इंडस्ट्रीज हो गया, एचवेक इंडस्ट्रीज हो गया। हेवी इंडस्ट्रीज इन द सेंस मतलब फिर होम अप्लायंसेज इंडस्ट्रीज हो गया, लेट्स से हेवेल्स है, फिर एलजी कंपनीज है, उसमें सीएफडी एफईए दोनों यूज करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया अभी जो बूमिंग में है। नॉट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब नॉट इन स्ट्रक्चर साइड, यू कैन डू, मतलब यू कैन यूज एफईए इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साइड ऑल्सो। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यूज होता है, अपन कोई मोटर वगैरह कोई डिजाइन कर रहे हैं, बैटरीज का एनालिसिस कर रहे हैं, बैटरी केमिस्ट्री बना रहे हैं। इवन अभी तो इतना एडवांस हो चुका है कि अपन बैटरी केमिस्ट्री भी एफईए से वो कर सकते हैं, उसको वैलिडेट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया। फिर ये एक और नया आया है अभी तो, जस्ट रिसेंटली, मतलब 4-5 साल में, एक पीसीबीज का अभी एक एनालिसिस रहता है। उसका क्या बोलते हैं कि रिलायबिलिटी, पीसीबी मतलब इलेक्ट्रॉनिक की रिलायबिलिटी क्या है, आप जो ये फोन यूज कर रहे हो तो उसमें मतलब उसके कंपोनेंट्स का रिलायबिलिटी कितना है। अगर है? कंपोनेंट्स बना दिए, कंपोनेंट्स के बाद उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का तो कोई भरोसा नहीं है, बट ऐसा नहीं रहता कि कोई भरोसा नहीं है। वो इतने बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि नहीं, इतने टाइम तक ये चीज चलेगी। हम्म। और रिसेंटली ओके, मैं एक्चुअली ये डिस्टर्ब करूंगा। एक्चुअली एनसी शेरलॉक नाम है उस सॉफ्टवेयर का, जो तू हाँ, रिलायबिलिटी के लिए बोल रहा है ना। तो यूज कर रहे हैं अभी बहुत सारी इंडस्ट्रीज, जो भी इंटेल वगैरह जो बड़े बड़ी जायंट्स है ना इसमें, यस। जो सिस्टम्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो सब यूज कर रहे हैं। मतलब अभी हम लोगों को पता भी नहीं होता लोग किधर जा रहे हैं। जैसे एनसिस मैक्सवेल लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिमुलेशन के लिए यूज कर रहे हैं। सो अभी यस, मैकेनिकल एक्चुअली मैकेनिकल नहीं रहा, इट इज मोर रिलेटेड टू इंटरडिसिप्लिनरी। तो इलेक्ट्रोमैकेनिक। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इंटरडिसिप्लिनरी। चीजें, रिलेबिलिटी, सब चीजें आ रही है। या वो कंटिन्यू, सॉरी। सॉफ्टवेयर का नाम आपने क्या क्या बोला सुजर? एनसिस शेरलॉक। आंसिस के शेरलॉक करके एक सॉफ्टवेयर है, मतलब वो वर्क बेंच में वो आता है, मतलब पैकेज में अगर लोग।
एंड जैसे अभी कोई लोग बोलते हैं कि सैमसंग का फोल्डेबल फोन आ गया, ठीक है। तो मेरा एक मतलब सैमसंग का फोल्डेबल फोन आ गया, तो फोल्डेबल फोन में वो बोलते हैं कि नहीं, हम लोग 5 लाख या 3 लाख फोल्ड तक हम लोग उसका गारंटी देते हैं फोल्डेबल फोन का। तो वो एज अ सिमुलेशन पहले करते हैं उसका, एंड उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट चालू रहता है, तो वो दोनों कोरिलेट करते हैं। फिर मोबाइल में मतलब सभी जगह पर अभी तो आ गया है, जहां जहां पर अपने न्यूमेरिकल इक्वेशंस बोल सकते, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस जहां जहां पर है, जहां जहां पर फिजिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस है, तो वो जो एक एफ ई एन सी एफ डी है, वो जैसे उसका सोल्यूशन ही है बस। तो मोस्टली सब जगह पर अभी था। ओके, एक्चुअली मैं इसमें ऐड करूंगा, जैसे मैं फ्लूइड्स में भी हर बार बोलता हूँ, राइट, वी आर सराउंडेड बाय फ्लूइड्स, तो वी आर आल्सो सराउंडेड बाय मतलब स्ट्रक्चर्स, मतलब सिंपल सॉलिड्स। मतलब एक सिंपल एग्जांपल है, अगर मैं मेरे कपबोर्ड भी खोल रहा हूँ, तो मैं कपबोर्ड भी बहुत बार खोलता हूँ, राइट, तो उसका जो हिंग पॉइंट है, तो हिंग पॉइंट में भी लोड लगता रहता है, तो एक्चुअली उसकी भी ड्यूरेबिलिटी होती है। अगर हम लोग कार में भी हम लोग जो सीट बैक ऊपर नीचे करते, राइट, उसकी भी ड्यूरेबिलिटी होती है, क्योंकि मैं कंपनी में था एक, तो मैंने किया है, तो उसका भी एफई एनालिसिस होता है। तो आई फील मतलब एफई सीएफडी हर जगह है, क्योंकि फ्लूइड्स और सॉलिड में ही है हम लोग, राइट। इसका डोमेन तो मतलब इनफाइनाइट है। अभी सीए में मुझे पूछना था कुछ चीजें, जैसे सीए में देख ड्यूरेबिलिटी कुछ है, एनवीएच है, सीआई पावर ट्रेन है, तो मतलब आप अगर उसके बारे में कुछ बोल सकोगे तो ये क्या रहता है वगैरह व्यूवर्स के लिए। हाँ, सो एनवीएच एनवीएच के प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने काम किया, बट वो एफईए में नहीं था। अ, ओके। उसके ऊपर मेटलैब में काम किया था। एनवीएच का जो फुल फॉर्म है मतलब नॉइज वाइब्रेशन एंड हार्शनेस, ओके। सो ये जनरली अगर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में देखा जाए, तो इंजन की वजह से जो वाइब्रेशंस आते हैं, ठीक है, तो वो अपने यूजर मतलब जो ड्राइवर एंड पैसेंजर है वहां तक शिफ्ट ना, मतलब एक बेसिक टर्म में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वहां तक शिफ्ट ना हो, और उसको एक प्रॉपर राइड कंफर्ट मिले, उसके हिसाब से लोग एनालिसिस करते हैं। तो एनवीएच का जो एनालिसिस है, उसका मेरे को एफए का इतना आइडिया नहीं है। वाइब्रेशंस का है, नॉइज का एंड हार्श, मतलब नॉइज का नहीं है, वाइब्रेशंस के हमको पता रहता है, वाइब्रेशंस का है। तो जो लेटेस्ट से कोई इंजन है, ठीक है, वो 5,000 आरपीएम पे या 3,000 आरपीएम पे वो उसके स्ट्रोक्स आ रहे हैं, वो घूम रहा है। अदरवाइज कोई मोटर है लेट से, ठीक है, वो 5,000 आरपीएम पे घूम रही है, अगर मोटर जो 5,000 आरपीएम पे घूमती है, 5 या 6,000 आरपीएम पे, आप कोई भी मान लो, तो वो हमेशा मतलब 100% चीज तो कुछ होती नहीं है। तो मोटर जिस एक्सिस पे घूमती है उसमें एसेंट्रिक अनबैलेंस रहता है, ठीक है, हल्का सा। इवन इंजन में भी सेम चीज, इंजन जब पिस्टन्स में भी या फिर क्रैंकशाफ्ट में भी हल्का सा एसेंट्रिक अनबैलेंस रहता है। तो वो एसेंट्रिक अनबैलेंस की वजह से और इतने हाई आरपीएम पे घूमने की वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, पूरे वो वाइब्रेशंस ट्रांसफर होते हैं। अब जनरल थियरी ऑफ फिजिक्स ऐसा बोलता है कि वाइब्रेशंस को आप रोक नहीं सकते, मतलब वो पूरे वर्ल्ड में मतलब आप उसको जीरो नहीं कर सकते वाइब्रेशन को, ठीक है, अपने एटम्स भी वाइब्रेट करते हैं। तो अभी अभी मेन काम है वाइब्रेशन आ रहे हैं, ठीक है, तो अभी उसको रोकना है। अभी रोकेंगे कैसे हम उसको? इधर हमको को पता भी तो होना चाहिए कि कितने फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन आ रहे हैं। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी मतलब अगर हायर फ्रीक्वेंसीज के वाइब्रेशन आ रहे हैं, लेटेस्ट से मैं बोलूँ 50 हर्ट्ज 100 हर्ट्ज के वाइब्रेशन आ रहे हैं, तो हम लोग उसको सॉफ्टवेयर डैम्पर, सॉफ्टवेयर मटेरियल से उसमें बीच में उसको माउंट डालकर रोक सकते हैं। जैसे आप अपनी बाइक्स में वगैरह में कहीं पे देखोगे, तो उसमें इंजन माउंट्स में डैम्पर्स रहेंगे, उसमें हल्का सा मतलब रबर इन्फ्यूज डैम्पर रहता है वो, तो वो वहां से वाइब्रेशन को डैम्प आउट करता है। तो ऐसा रहता है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है तो अपन सॉफ्ट मटेरियल से उसको वो कर सकते हैं, और वैसा वैसा मतलब लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को हम लोग हायर सॉरी लोअर स्टिफनेस के डैम्पर से वो करते हैं। तो ये चीज है, ओके। तो अभी एफईए की बात करूं मैं, तो आप अपना वाइब्रेशन सोर्स जो रहता है वो जनरली अगर डेली लाइफ में अगर देखा जाऊं तो रैंडम वाइब्रेशन सोर्स रहता है, ठीक है। बट रैंडम वाइब्रेशन सोर्स इन द सेंस, ये फैन वगैरह कुछ चल रहा है, ठीक है, तो फैन का आरपीएम आरपीएम वगैरह वो निश्चित रहता है कि 1,000 आरपीएम पे 500 आरपीएम पे घूमेगा। तो वहां पर अपन को साइनिसोइडल वाइब्रेशंस मिलता है। और जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम कोई मशीन ऐसा रहता है जिसमें ये चीज फिक्स नहीं होती, कोई स्ट्रोक्स रहता है, कुछ भी रहता है, तो उसमें रैंडम वाइब्रेशंस। अगर फैन वगैरह की बात करें, मोटर की बात करें, तो उसके आरपीएम फिक्स रहते हैं। आरपीएम फिक्स होने की वजह से जो वाइब्रेशंस आएंगे वो मोर और लेस अपन साइनसोइडल फॉर्म में आएंगे, साइन वेव के फॉर्म में।
ठीक है, हार्मोनिक वाइब्रेशंस बोलेंगे उसको, ठीक है, हार्मोनिक वेव में। तो वो हार्मोनिक वेव का जो फ्रीक्वेंसीज है, उसके जो एम्पलीट्यूड्स है, वो अपन एफईए में डाल के उसका कितना वाइब्रेशंस आ रहा है, मतलब वो कितना अफेक्ट कर रहा है चीजों को, वो हम लोग देख सकते हैं। और इसका एक मेन चीज है, एक होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, अगर कोई स्ट्रक्चर को आप वाइब्रेट करते हो, और एक स्ट्रक्चर की एक फिजिकल मतलब एक प्रॉपर्टी रहती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी करके, तो अगर वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन द सेंस स्ट्रक्चर उस फ्रीक्वेंसी पे सबसे ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेगा, माने तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, अगर मेरे स्ट्रक्चर की लेटर से ये पेन है, अगर पेन के स्ट्रक्चर की फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, और मैं इसको 4 हर्ट्ज पे वाइब्रेट कर रहा हूँ, और मैं इसको 5 हर्ट्ज पे वाइब्रेट कर रहा हूँ, तो जो एनर्जी ट्रांसफर होगी 4 हर्ट्ज पे, उससे कई गुना ज्यादा 5 हर्ट्ज पे ट्रांसफर होगी। मतलब 5 हर्ट्ज पे एनर्जी ट्रांसफर इसमें 100% होगी, मोर और लेस, जैसे देखा जाए वैसे, मतलब अगर सब एजम्पशन को निकाल दे तो ये चीज भी ध्यान रखना जरूरी है जब स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो। तो तो सबसे जिसको पहला हम लोग एनालिसिस वाइब्रेशन। जनरली दीप रेजोनेंस बोलते, राइट? तू ये जो बोल रहा है, यस, तो हम लोग हर बार यस, ट्राई करते हैं कि रेजोनेंस के नीचे या ऊपर रहना चाहिए, पर रेजोनेंस के आसपास नहीं रहना चाहिए, नहीं तो यस, बहुत लार्ज एम्पलीट्यूड्स, ब्रिज पे भी बहुत बार वही इंश्योर करते कि मतलब गाड़ी जाएगी ना तो वाइब्रेट होता है, पर वो यस, नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे अगर वाइब्रेट हुआ तो वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, राइट? यस, यस। या ठीक है। तो 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 ऐसा है कि जब हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में ये सब तो हो गया, पहले स्टैटिक, मतलब अपन ने देख लिया कि भाई लोड कितना लग रहा है, इससे स्ट्रेस कितना आ रहा है, ये मटेरियल टूट रहा है कि नहीं, वो सब तो एक बाजू हो गया। अब वो आपका स्ट्रक्चर कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, बट इस वो स्ट्रक्चर जहां पर लगने वाला है, वहां पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब जो सोर्स है उसका स्ट्रक्चर को चलाने वाला है, अदरवाइज स्ट्रक्चर पर लगने वाला जो सोर्स है वो वाइब्रेटरी है, और वो वाइब्रेटरी सोर्स एंड उसका जो वाइब्रेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो, एंड अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, वो अगर दोनों मैच हो जाते हैं, तो ये कितना भी स्ट्रक्चर आपने वो कर लिया, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टूट जाएगा। ठीक है, तो इसको आइदर आपको इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसको मतलब बाहर धकेलना है अपने वाइब्रेटरी सोर्स से, अदरवाइज उसको अंदर लाना है। अभी वो कैसे करते हैं, लेटेस्ट से अपना इंजन का मैं एग्जांपल लेता हूँ, वो 1000-2000 हर्ट्ज पे वो वाइब्रेट करना है, ठीक है, और अपने चेसिस बना लिया, फिर जो स्ट्रक्चर बना लिया, पूरा कार है जो भी है, तो उसका अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, पहला नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर लेटेस्ट से 1900 हर्ट्ज आ रहा है, मतलब 1900 हर्ट्ज आ रहा है, तो मेरे को कुछ भी करके थोड़ा मटेरियल को स्टिफ बना के ये जो 1900 हर्ट्ज आ रहा है उसको बाहर फेंकना है 2500 हर्ट्ज के उस साइड, जनरल बोल रहा हूँ मैं, 2000 हर्ट्ज के बाहर फेंक देना है। तो उसके लिए मतलब बीम स्ट्रॉन्ग का एक सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ, ये चीज अगर मैंने बोला कि इसका फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज होगा, ठीक है, तो इसमें जनरली ऐसे, अब देखोगे कहीं कभी कभी जगह पर इसके बीम के ऊपर ऐसे कुछ चढ़ा के रहता है, ऐसा चीज। अगर ऐसा कर दिया हमने, तो बीम का जो स्टिफनेस है वो बढ़ जाएगा। स्टिफनेस बढ़ने की वजह से वाइब्रेशन, मतलब अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का अगर आपने मतलब देखा होगा, को सिंपल एक फॉर्मूला रहता है कि √K/m, ये सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर स्टिफनेस बढ़ा दी, अदरवाइज इसका मास कम कर दिया हमने, तो मास तो हम कम कर नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी स्टैटिक एनालिसिस में अगर मैं मास कम करता हूँ तो वहां पर मेरा फेल हो रहा है, मेरे को कुछ भी करके स्टिफनेस बढ़ाना है। तो ये स्टिफनेस अगर मैं ऐसा कुछ इसमें लगा के बढ़ा देता हूँ, जनरली ये होता है, आपने कहीं तो ऑब्जर्व किया होगा, तो अगर ऐसा मैं करके कोई इसके ऊपर कोई क्लेम कर देता हूँ चीज को, तो इसका स्टिफनेस बढ़ जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी आउट ऑफ 5 हो जाएगा, और मेरा 4 हर्ट्ज का वाइब्रेशन इसमें झेल जाएगा। तो ये सब चीज इसमें कर सकते हैं। और ये मेन चीज, मतलब ये अगर लगाने के बाद इसके रिजल्ट्स को कैसे देखेंगे, तो एक रहता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फंक्शन करके एक चीज। तो वो जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फंक्शन है FRF करके, वो आप देखोगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा। उसमें कैसा रहता है कि अपना पूरा स्ट्रक्चर का एक कंसाइज मैनर में वो देते हैं कि इतने हर्ट्ज पे इतना इसका एम्पलीट्यूड आएगा, ठीक है। अभी हर बार ऐसा भी नहीं होता कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे आपका एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। तो वो आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फंक्शन से पता चलेगा। अभी ये FRF वगैरह है जो चीजें, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फंक्शन से वाइब्रेशंस वगैरह, अगर आप एनालिटिकली सोल्व करने जाओ तो आप कैसे कर सकते हो? आप इमेजिन करो, एक वाइब्रेशन का इक्वेशन डालना है आपको, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पे, ऐसा कोई सोल्यूशन अभी आई नहीं एनालिटिकल देखा जाए तो। FEA का ये फायदा है
एफईए का ये फायदा है कि आप कोई भी चीज का मतलब आप एनालिसिस, वाइब्रेशन एनालिसिस आप कर सकते हो। ठीक है। तो एफआरएफ में क्या रहता है कि एक्स एंड वाई अगर मैं देखूं तो मतलब वाई एक्सिस पे रहता है एम्पलीट्यूड एंड एक्स एक्सिस पे रहता है अपना फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैंने एफआरएफ एनालिसिस कर लिया तो आपको पता है ऐसे ऐसे उसमें पीक्स आएंगे, ऐसे ऐसे पीक्स आएंगे। ठीक है। तो अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे अपना सिस्टम वो कितना एम्पलीट्यूड निकल रहा है वहां से आपको अपन को पता चल जाएगा। अगर ये मेरा जो पेन है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट करने के बाद भी इतना ज्यादा एम्पलीट्यूड नहीं आ रहा है इसमें, तो फिर हम इसको मतलब देख सकते हैं कि अप्रूव करने के पाथ पे हम लोग देख सकते हैं। बट जनरली सजेशन ये रहता है सबका, मतलब इंजीनियर्स वगैरह का, कि इसको अवॉइड ही करो आप। नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, पहली नेचुरल फ्रीक्वेंसीज जो रहती है उसको बाहर फेंक दो। अभी इसमें भी काफी डीप है, मतलब बेंडिंग मोड्स होते हैं, टॉर्सनल मोड्स होते हैं, उसके कंबाइंड मोड्स होते हैं, वो फिर अभी नहीं जाएंगे, वो बाद में जब तू सर मतलब अगर अलाउ करेगा चैनल पे समझाने के लिए तो हम लोग वो बोलूंगा। अलाउ तो क्या, मतलब आप जिस चैनल ही आपका है, अलाउ क्या करना है उसमें? नहीं, आप ये जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया ना, एक्सप्लेन किया। मतलब जिसको कुछ और मालूम नहीं ना, वो भी उसको भी उसको भी बता, समझ मतलब आएगा। मैं तो बोलूंगा अगर किसको इनवीएच में इंटरव्यू देना है, राइट, उसने इतना हाँ, ये पार्ट सुन लिया ना, इंटरव्यूअर वो तो उसको भी हो खुश हो जाएगा। जाएगा। अभी और ओके, और और एक दीप का एक्चुअली और एक नॉइज। एडवांटेज ऐसा है ना, दीप मतलब मैं व्यूअर्स के लिए बोल दूं, दीप सिर्फ सीए में नहीं है, मतलब एनालिसिस करने के लिए उसके प्रेजेंट कंपनी में वो एक्चुअली कंप्लीट प्रोडक्ट डेवलपमेंट देखता है, उसका वो मैन्युफैक्चरेबिलिटी भी देखता है। तो अभी दीप जो भी सोल्यूशन देगा ना, वो ऐसे ही फालतू सोल्यूशन नहीं कि मटेरियल लगा दो, स्लैब लगा दो। दीप जो भी अभी बोलेगा लाइक सॉल्यूशंस, तो इट विल बी ऑलवेज अ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, यस। जिसकी आई फील लोगों को जरूरत है। सो दीप थैंक्स, मतलब जितना डिटेल में मतलब तूने बताया सब चीजें, राइट, मतलब मुझे भी पता नहीं था, बहुत सारी चीजें मुझे भी पता चल गई, और प्रैक्टिकल वे से पता चल गई तो पसंद आएगा। तो जैसे के और एम का बोला कि कैसे ऐड करना है स्लैब से, सो अगर मुझे लगता है जो भी इंटरव्यू के लिए कोशिश कर रहा है, उसने तो ये पार्ट रिपीट में मोड़ के अगर वो यही इंटरव्यूअर को बताएगा ना एकदम डिटेल वे से, तो भाई वो भी खुश हो जाएगा और ये तो मेरे वो से भी भी खुश होशियार है। बना। तो अभी बोलो। मैं व्यूवर्स के लिए बताना चाहूंगा, हमको एक मतलब हमको नहीं, इन लोगों को, मतलब जो डिजाइन में थे उन लोगों को नॉइज का एक सब्जेक्ट था। और जैसे शरद ने भी लास्ट टाइम बोला, राइट, आईआईटी में बहुत सारे अच्छे मिनी प्रोजेक्ट्स होते ना, वो भी बहुत अच्छे होते। तो दीपक जो डिटेलिंग बोल रहा है ना नॉइज का, तो बहुत सारा पार्ट तो आईआईटी में भी पढ़ लिया होगा। जो सर का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, वो सर अच्छे थे, जैसे मैंने इन लोगों से सुना था नॉइज वाले। और उनका जो प्रोजेक्ट था, हाँ, दीप कुछ हेयर ट्रिमर पे कर रहा था, पता नहीं उसने उसका क्या किया, अब चल रहा है या नहीं वो, पर वो दीप दीप और कोई शरद था, दीप उस प्रोजेक्ट में निखिल कौन था? निखिल निखिल ओके निखिल दीप, ओके था। दीप और निखिल थे दोनों। ओके, अभी दीप शायद इस पे अच्छे से एलोबरेट कर देगा। दीप मतलब हेयर ट्रिमर सो पे क्या किया था वगैरह, प्रैक्टिकल सोल्यूशन। हम्म। जनरली हेयर ट्रिमर का प्रैक्टिकल सोल्यूशन देखा जाए तो जो हम्म। अपन ने मतलब हेयर ट्रिमर भी दो प्रकार का आते हैं। जो आप जनरली तो अभी डीसी आने लगे हैं विदाउट आर्मेचर, मतलब खाली इसमें छोटी सी एक मोटर रहती है, उसमें ये अपना ब्लेड रखा रहता है, वो मोटर थोड़ी एसेंट्रिक घूमती है जिसकी वजह से ब्लेड टू एंड फ्रो मोशन करता है। ये हो गया, उसको चार्जेबल ट्रिमर बोल सकते हो। दूसरा जो अपना नाई वगैरह के बार्बर शॉप वगैरह पे रहता है कभी कभार, वो मतलब डायरेक्ट एसी करंट से चलता है, और चार्ज करने की जरूरत नहीं है, सीधा लगाओ उसको चलाओ ऐसा। ओके। तो उसमें आर्मेचर रहता है। तो आर्मेचर क्या करता है, अभी प्रैक्टिकल सोल्यूशन पे मैं पूरा आ रहा हूँ। तो आर्मेचर क्या करता है कि जब उसको पावर अप करता हूँ तो आर्मेचर मतलब एक आर्मेचर, आप सिंपल आप डिजाइन देखोगे, आप मतलब गूगल में सर्च करोगे पता चल जाएगा आर्मेचर क्या है। तो एक उसमें एक बीच में कॉइल रहती है, मैग्नेटिक कॉइल रहती है, उसमें से करंट पास जाता है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे। जनरली अपना जो वोल्ट से करंट आता है वो 50 हर्ट्ज एसी करंट है। ठीक है। 220 वोल्ट पे, तो 220 वोल्ट पे वो जाएगा, 50 हर्ट्ज का उसका ऐसी फ्रीक्वेंसी है उस, और जो मतलब अप से अप एंड डाउन होगा, तो जिसकी वजह से आर्मेचर है वो उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, उसकी वजह से सामने उसका एक लेग रहता है, एंड वो होता है मतलब लोहे का, मतलब आयरन का, जिसकी वजह से वो एक एट्रिक रिपल ऐसा होता है जिस, एंड ये उसका जनरली एक फिजिकल मतलब एक फिनोमेना है। ठीक है। जो प्रोजेक्ट हमने किया था उसमें जो हमने ट्रिमर यूज किया था उसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अभी उसमें क्या आ रहा था कि ये आर्मेचर का मतलब ये जो मूवमेंट था उसकी वजह से नॉइज काफी ज्यादा आ रहा था। तो अभी भी मेरे को याद है वो 91 dB जितना नॉइज था उसका। हम्म। तो
हमने प्रैक्टिस सॉल्यूशन कैसे किया, देखो अभी हमारे को डिजाइन तो हो चुका है ऑलरेडी। अभी हमको 5 सोल्यूशन ढूंढना था, मतलब डिजाइन होने के बाद जो सोल्यूशन ढूंढते हैं, डिजाइन में कुछ ऊपर से चेंज करते हैं, मतलब ऊपर से कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं डिजाइन में। तो वो हो गया अपना 5 सोल्यूशन। तो हम लोग 5 सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। तो हमने क्या किया था कि पहले उसका नॉइज का हमने स्टडी किया कि नॉइज कैसा और किस किस फ्रीक्वेंसीज पे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो जनरली हमको इतना ज्यादा पता नहीं था उस टाइम पे कि ये फ्रीक्वेंसी का नॉइज है तो ये बूस्ट डालना है, ये सब पता नहीं था। ठीक है, तो जनरली हमने क्या किया कि उसका एक नॉइज मतलब कैप्चर किया हमने, उसके हमारे हमने कोड लिखा था, और कोड के हिसाब से हमने उसको फ्रीक्वेंसीज में डिवाइड किया। तो उसमें बैंड रहते हैं, ऑक्टेव बैंड्स एंड 1/3 ऑक्टेव बैंड्स करके। जैसे आप मोबाइल में आप जब गाने सुनते हो तब इक्विलाइजर आता है कि उसमें लिखा होता है 63, 128, 256, 512, ओके, 1024, ऐसे ओके, बैंड हाँ, रहता है। तो ओके, वो बैंड में हमने डिवाइड किया। वो बैंड कुछ नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी है, वो नॉइज का फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो जनरली ह्यूमन ईयर का जो नॉइज का प्लीजेंट फ्रीक्वेंसी है वो 1034 हर्ट्ज है। ओके, ओके, तो जब आप इक्विलाइजर में आप 100 मतलब 1000 के अराउंड के जो बैंड्स है, मतलब 512 का बैंड, 512 हर्ट्ज का बैंड, 1000 हर्ट्ज का बैंड, एंड मतलब 1000 हर्ट्ज फिर 2000 एंड 4000 हर्ट्ज का बैंड्स को अगर आप थोड़ा सा बढ़ा दोगे एज कम्पेयर टू अदर बैंड को आप लो कर दोगे, तो आप जो म्यूजिक सुन रहे हो ना उसमें आपको प्लीजेंटनेस फील होगी। ठीक है, तो जनरली हमने ये जो नॉइज आया उसको ऐसे बैंड्स में डिवाइड कर दिया, तो हमको पता चला कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो मतलब हायर साइड पे था थोड़ा। मतलब आप समझे कि उसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा हायर साइड पे था। तो अगर हायर साइड को फ्रीक्वेंसी को अगर मैंने लोअर कर दिया हल्का सा, मतलब ऐसे ऐसा, मतलब लड़कियां बोलती है ना, लड़कियों का आवाज और लड़कियों का आवाज में फर्क रहता है। लड़कियां बोलती है जो, तो उसका मतलब उसका पिच हाई होता है, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहता है, तो वो वैसा मतलब क्या बोलते हैं कि साउंड था। तो उसको कम करने के लिए अपन को कुछ मतलब हमको कुछ सॉफ्ट मटेरियल ऐड करना था सराउंडिंग, मतलब अपने ट्रिमर में। ठीक है, तो हमने क्या किया कि सिंपल सोल्यूशन लिया। अ, तो एक रबर उठाया, तो रबर हमने जहां पर मेटिंग पार्ट्स वगैरह हो रहे थे वहां पर हमने उसको इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, रबर रबर डाला, और एक स्पेशल हम लोग रबर लेके आए थे अपनी नॉइज की लैब से। एक बिटुमिनस रबर रबर करके था, तो बिटुमिनस रबर हमने यूज किया। उसको हमने केसिंग पे लगा दिया। ओके, मतलब जब वाइब्रेट कर रहा था पूरा, तो पूरा का पूरा केसिंग भी वाइब्रेट कर रहा था, और जनरली ऐसा था ये 2 केसिंग में था। ठीक है, तो 2 केसिंग ऐसे 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 होके और वहां से भी आवाज आ रहा था। तो हमने क्या किया, वो केसिंग के वाइब्रेशन को ही रोक दिया। एक बिटुमिनस रबर करके आता है, काफी महंगा है मतलब, और वो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को स्टॉप करता है। तो ओके, हमने वो केसिंग पे लगा दिया। तो केसिंग पे लगाने की वजह से क्या हुआ कि वाइब्रेशंस ट्रांसफर होना बंद हो गए दूसरी केसिंग पे। लोअर अच्छा। केसिंग पे वाइब्रेशन ज्यादा आ रहे थे, अपर केसिंग पे कम आ रहे थे, तो वाइब्रेशन ट्रांसफर होना बंद हो गए। तो ऐसे काफी 2-3 सोल्यूशन हमने किए। और उसके बाद अगर हमने 14 डीबी नॉइज रिडक्शन किया था, एंड उसके बाद मैंने नॉइज का सिग्नेचर नोट डाउन किया। उसका हमने वापस ऑक्टेव बैंड्स में, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी बैंड में हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो पता चला कि जो हायर बैंड में जो ज्यादा नॉइज आ रहा था, तो वो अभी मतलब डाउन होके लोअर बैंड में चला गया था। तो ये चीज हुई। तो जब भी आपको मतलब जनरली नॉइज में पता नहीं होगा, बट ईयरफोन पहनते हैं जो गाने के शौकीन है मतलब, तो वो जो बैंड्स रहते हैं, जो इक्विलाइजर रहता है, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसीज रहती है वही नॉइज है एक्चुअली। और सबसे प्लीजेंट फ्रीक्वेंसी अपन को ह्यूमन ईयर, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो 1034 हर्ट्ज है। ओके, 1000 हर्ट्ज का रहा हूँ। तो ये चीज है। एक्चुअली आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ना वो हाँ, सुन के मतलब मेरा खुद का इंटरेस्ट बढ़ रहा है एवी में। हम आई एम वेरी मच श्योर कि हमारे व्यूअर्स का भी बढ़ रहा होगा। तो अगर किसी को Obviously. फॉलो करना है एफईए, तो आप कोई कोर्सेस आप सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर कोई की पॉइंट्स होंगे जो आप हमें रेकमेंड करोगे कोर्सेस में चेक करने के लिए? कोई बुक्स हो गए या यूट्यूब पे कोई चैनल हो गए जो भी और मतलब इसमें मुझे एक और ऐड करना है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आप बता दीजिए कि बैचलर्स का बंदा भी अगर किसको एफए में करना है तो बैचलर्स के इसमें भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज है, या मास्टर्स करने की जरूरत है उसके लिए, वो भी आप उस पे। नहीं, इसमें जैसे बोला कि नीरज ने बोला कि अपॉर्चुनिटीज तो सब जगह पर है देखा जाए तो। आप
BCLS के बाद भी जा सकते हो, आप मास्टर्स के बाद भी जा सकते हो, अगर आप PhD के बाद भी नहीं जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि सब लोग जा सकते ये तो है। मतलब वो आपकी डिपेंड्स ऑन यू एक्चुअली। और मैं कोर्स वर्स तो मतलब मैं कोर्स से नहीं सीखा ये सब, जनरली सीखने का बेस्ट तरीका है। बीटेक वाले बच्चों को अगर मैं बोलूँ तो सीखने का बेस्ट तरीका है जो उसका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बुक है, एंड जो मशीन डिजाइन का जो बुक है, ये दो हो गए। और मैंने, हाँ, तो ये दो मेन बुक है। तो उसके बुक के जो एग्जांपल्स रहते हैं, जैसे मैं वीवी भंडारी यूज करता था, एंड मशीन डिजाइन में अगर मैं बोलूँ, वीबी भंडारी एंड नोटन एंड शिगले था। तो उसके हर एक चैप्टर के पीछे एग्जांपल्स रहते हैं कि जैसे शाफ्ट डिजाइन कर रहे हो तो उसका एग्जांपल है। और रामामुंथम और ये बियर एंड जॉनसन इसमें था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप बीम का है, कोई शियर फोर्स का कोई उसके में चैप्टर है, फिर उसमें SFD एंड DMD के चैप्टर्स आते हैं। तो उसमें सब एग्जांपल्स प्रॉपर एक्सप्लेन किए गए, ठीक है, एनालिटिकली। अपन को क्या करना है कि एग्जांपल्स वहां से उठाना है, उसको अपन को मॉडल करना है। अब हम उसको मॉडल करेंगे कोई भी सॉफ्टवेयर में। देखो, अभी बात आ गई सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब आंसिस लो, आप अबेकस लो, आप नास्ट्रॉन लो, आप पाटरान लो, आप फ्री FEA सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं ऑनलाइन। सिम स्केल करके कोई है, उसको आपको फ्री भी समथिंग आवर्स 3000 आवर्स, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो 3000 आवर्स तक वो सिमुलेशन फ्री करने देते हैं, वो भी ऑनलाइन, वो भी उसके सिस्टम पे। अगर अपना सिस्टम खुद सा है, कोई भी कुछ का रैम वैम कुछ नहीं है, तो भी फर्क नहीं पड़ता। आप इंटरनेट चालू करो, उसमें सिमुलेशन लगाओ, उसके रिजल्ट्स देखो। शायद 3000 आवर्स तक था जब मैं लास्ट टाइम यूज किया था। तो कोई भी सॉफ्टवेयर में आप डालो ये जो एग्जांपल, उसको मॉडल करो, सेम बाउंड्री कंडीशंस वगैरह सब डालो, और दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर करो। एनालिटिकल रिजल्ट्स कंपेयर किया, FE के रिजल्ट्स को कंपेयर किया, और उसमें आप स्टडी करते रहो, और धीरे 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 करके आपको इसमें पाथ आ जाएगा। मैं कोई यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं करता, मतलब अब मेनली कोई भी सॉफ्टवेयर का जो डॉक्यूमेंटेशन रहता है ना, अगर वो आप पढ़ोगे तो सब सब क्लियर हो जाएगा। उसमें थियरी भी दी होती है, और कंसाइज मैनर में दी होती है। ऐसा नहीं है कि इतना प्रॉब्लम और इतना थियरी दे दिया, मतलब कंसाइज मैनर में थियरी होगी उसमें, एंड वो FEA के रिलेटेड होगी। और अगर स्पेशली अगर FEA के थियरी के रिस्पेक्ट में बात करूं तो 2-3 बुक्स है। जैसे एक है सॉलिड मैकेनिक्स बाय एलन बोवर, दूसरा है कुकन कुकन मार्कफ, एलिमेंट्स ऑफ FEA, एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कुकन मार्कस करके रेड कलर का पेज वाला बुक आता है, वो दोनों बुक अच्छे हैं। और एक वेबसाइट भी बताता हूँ आपको, solidmechanics.org, ये एक वेबसाइट है। ये मेरे गाइड का मतलब वेबसाइट है, काफी अच्छा है। उसमें प्रॉब्लम्स भी मिल जाएंगे, उसमें ये बुक जो मैंने बताई है वो भी मिल जाएगी, एंड सारे मतलब कोड्स भी मिल जाएंगे FEA के। तो solidmechanics.org करके है, उसमें आपको मिल जाएगा। इसके लिंक्स हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे 100%, यस, हाँ। जरूरत पड़ेगी वो एंड तो। रही बात इसके बारे में कि कोई भी बंदा जा सकता है क्या? हाँ, मतलब अगर आप ठीक से प्रिपेयर करो तो जा सकते हो। जनरली बीटेक के बाद GET का शायद पोस्ट रहता है, राइट? ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, उसमें उसको मल्टीपल डोमेन में करता है। तो आप मल्टीपल डोमेन में जाके भी, मतलब आप कंपनी में जाके भी आप डोमेन को स्विच कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, मतलब विद इन 3-4 ईयर्स के अंदर अंदर आपने डोमेन स्विच कर लिया, दैट इज गुड। अगर 4 साल के बाद, 4-5 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद अगर आप स्विच करना चाहते हैं FE में, तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बट आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो जैसे दीप आपने बोला राइट कि आप पहले एरोस्पेस में थे, उसके बाद अब आप व्हीकल्स के इसमें हो, तो ट्रांजिशन टफ था, मतलब ट्रांजिशन एक मास्टर से ऑर्गेनाइजेशन का, एक डोमेन से दूसरे डोमेन